हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इनफाइनाइटली चार्ज सिलिंड्रिकल वायर के चलते। इनफाइनाइट लेंथ का है, चार्ज है, सिलिंड्रिकल वायर है, इसके चलते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इसके एक्सिस से किसी डिस्टेंस r पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली गॉसेज लॉ का हम लोग यूज करेंगे। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे गॉसेज लॉ की सहायता से यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। वन थिंग स्टूडेंट, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था स्फीयर के चलते, चार्ज स्फीयर के चलते। तो याद कीजिए वहाँ भी हमारे पास टोटल 4 केस बन रहे थे, यहाँ भी सिमिलरली 4 केस बनेंगे। अब ये जो सिलिंड्रिकल, जो इनफाइनाइट लेंथ का जो सिलिंड्रिकल वायर है, अब ये या तो कंडक्टिंग हो सकता है, अब अगर ये कंडक्टिंग होगा तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी होगा, या तो ये सॉलिड वायर होगा या फिर हॉलो वायर होगा। क्लियर है? और दूसरा सिचुएशन क्या होगा स्टूडेंट, या फिर ये वायर हो सकता है कि नॉन कंडक्टिंग हो, इंसुलेटिंग हो, डाइलेक्ट्रिक हो। और इस केस में भी हमारे पास 2 सिचुएशन होगा कि वायर या तो हो सकता है कि सॉलिड वायर हो या फिर हो सकता है कि हॉलो वायर हो। क्लियर है? वन थिंग। सेकेंड थिंग, जैसा कि इनफैक्ट लास्ट क्लास में ही आपको हम डिटेल बताए थे वहां पे कि 3 केस हमारा सिमिलर होगा, कंडक्टिंग का सॉलिड, हॉलो और नॉन कंडक्टिंग का हॉलो। ये तीनों केस हमारा सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा? देखिए हॉलो के केस में अब हॉलो वायर है, हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है इनफाइनाइट लेंथ का। क्लियर है? तो हॉलो में तो अंदर में तो मटेरियल है नहीं, तो जो भी चार्ज इस पे रहेगा वो इसके सरफेस पे रहेगा। तो हॉलो चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, सारा मेरा कैलकुलेशन, सारा जो कैलकुलेशन E/4 r स्क्वायर समझ रहे हैं, टोटल इनको सारा चीज़ मेरा सेम होगा। इसलिए हॉलो के केस में चाहे कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो सेम हो जाएगा। कंडक्टिंग में सॉलिड में भी सेम इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी है तो इसमें भी जो भी चार्ज हम लोग देंगे, तो डिटेल बताए थे लास्ट क्लास में, सरफेस चार्ज डेंसिटी को मिनिमाइज करने के लिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए उसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उसके चलते जितने भी चार्ज जो आप देते हैं वो सारे चार्ज जो है इसके आउटर सरफेस पे आ जाते हैं। मतलब फाइनली कंडक्टिंग सॉलिड के केस में भी मेरा जो भी चार्ज होगा वो आउटर सरफेस पे होगा, जैसा कि हॉलो कंडक्टिंग और हॉलो इंसुलेटिंग के केस में होगा। तो 3 केस को हम लोग एक साथ देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग, या तो सॉलिड हो या हॉलो हो वायर, एंड नॉन कंडक्टिंग हॉलो वायर। एक केस मेरा बच जाएगा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड वायर, जिसको इसके बाद हम लोग देखेंगे। क्लियर? चलिए, तो अब यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं इनफाइनाइट लेंथ का, ये डॉट से दिखाया गया है, इनफाइनाइट लेंथ तक गया हुआ है। एक सिलिंड्रिकल वायर है, लाइक दिस। क्लियर है? चलिए, तो इस केस में ऑब्वियस है अब अगेन हमारे पास क्या क्या सिचुएशन बनेगा स्टूडेंट, क्या क्या सिचुएशन बनेगा, चलिए क्या क्या सिचुएशन बनेगा ये आप समझ लें, इसको आप नोट कर लेंगे साइड में। एक बार हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अंदर में कंडक्टर में किसी पॉइंट में r डिस्टेंस पे। चलिए पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। मान लेते हैं इसके एक्सिस से मान लिया r डिस्टेंस पे। अब हम जानना चाह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू है, मतलब स्टूडेंट यहाँ पर चूंकि इनफाइनाइट लेंथ का है तो यहाँ पर हम लोगों को इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके एरिया में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जो कि इसके आउटर सरफेस पे कर्व सरफेस। क्लियर है? तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों को सिग्मा दिया हुआ है और इसका रेडियस भी हम लोगों को दिया हुआ है स्टूडेंट। मान लेते हैं इसका रेडियस जो है दिस इज कैपिटल R, ये कैपिटल R रेडियस का है, कैपिटल R रेडियस का। क्लियर है ना? तो अब R रेडियस पे, R डिस्टेंस पर इसके एक्सिस से हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं। गॉसेज लॉ की सहायता से कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियस है इस पॉइंट को पहले हमें क्लोज करना होगा। क्लोज करने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है इस तरह से हम लोग क्लोज करते हैं, या गॉसियन सरफेस जो है इस तरह से लेते हैं कि वो मेरा सिमेट्रिकल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा सिमेट्रिकल हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा गॉसियन सरफेस होगा वो एक होगा सिलिंड्रिकल, एक सिलिंड्रिकल वायर ही होगा, एक सिलिंड्रिकल शेप का ही होगा। तो इस तरह से आप इसको क्लोज कर दिए, इस पॉइंट को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। मान लिया कि R रेडियस से इस तरह से सिलिंड्रिकल वायर से हम इसको क्लोज अप कर चुके हैं। तो चलिए पहला केस जो मेरा बनता है स्टूडेंट इनसाइड। चलिए इनसाइड यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इनसाइड कहने का मतलब जब स्मॉल r जिस डिस्टेंस पे आप निकाल रहे हैं ये कैपिटल R से छोटा होगा,
कैपिटल आर से छोटा, क्लियर ना। तो हमारे पास जनरल क्या रिलेशन है, ई डॉट डी ए गॉसेज लॉ से इक्वल्स टू नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए ठीक है ना, यहाँ पे आप समझ सकते हैं ई इंटू सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया स्टूडेंट कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये, मान लेते हैं एल लेंथ का, चलिए हम लोग ले लेते हैं, ये जो लिए हैं ये एल लेंथ का अगर हम लोग ले लेते हैं, एल लेंथ का ले लेंगे तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। ये ऐसा ऐसा एक सर्कल जो होगा, सबसे नीचे वाला जो सर्कल होगा उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर, ऐसा ऐसा सर्कल कॉप से आते गए एल डिस्टेंस तक, तो वही आपका सिलेंडर मिल गया। तो 2 पाई आर एल टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एल। नेट इनक्लोज्ड चार्ज, अब ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो आपने क्लोज जो सरफेस बनाया, इस क्लोज सरफेस के अंदर नेट इनक्लोज चार्ज, भाई तो इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, क्योंकि सारा चार्ज तो है इसके आउटर सरफेस पे मौजूद है, क्लियर है। मतलब नेट इनक्लोज चार्ज आपका 0 हो गया, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए यहां से आप समझ सकते हैं, अब ऑब्वियस है, अब E इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एल इतना मिलकर ये 0 हुआ, ये तो इधर वाला 0 हो गया, ठीक है। तो भैया तो E 0 होगा, 2 तो 0 हो नहीं सकता है, पाई तो 0 हो नहीं सकता है, R का R को सर्टेन डिस्टेंस पे निकालना है, R 0 हो नहीं सकता है, L तो सर्टेन लेंथ है, L 0 हो ही नहीं सकता, मतलब E ही ना 0 होगा, मतलब कि E इक्वल्स टू 0, E इक्वल्स टू 0, क्लियर स्टूडेंट। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब आपका अगर कोई हॉलो कंडक्टिंग वायर हो, हॉलो कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल वायर हो, या तो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, हॉलो वायर है तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्लियर बात है। या फिर नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हॉलो हो सकता है, कंडक्टिंग सॉलिड भी हो सकता है, कंडक्टिंग सॉलिड है तो भी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। चलिए हम लोग दूसरा केस देखते हैं, आउटसाइड। आउटसाइड कहने का मतलब आउटसाइड, अब किसी पॉइंट मान लिया, अब इसके एक्सिस से मान लिया ये आउटसाइड, अब इस पॉइंट पे हम देखना चाह रहे हैं भाई, अब ये तो आउटसाइड हो गया इस सिलेंडर से, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो अगेन अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि इस पॉइंट को हम लोग क्लोज करेंगे। अगेन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो सिलेंड्रिकल, ये मेरा जो सिमेट्रिकल जो गॉसियन सरफेस हम लोग किस तरह का चूज करेंगे, तो एक क्या समझ सकते हैं आप, एक ये भी आपका सिलेंड्रिकल शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा, समझ रहे हैं। इस पॉइंट को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। क्यों क्लोज किए भाई, अगर मान लिया आप ये स्फीयर से इसको क्लोज करते हैं, कर तो सकते हैं, स्फीयर से भी इसको क्लोज कर सकते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल नहीं हो जाता। अभी क्या है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस वायर के चलते, इसके इस सरफेस के हर पॉइंट पे, इसका जो कर्व्ड सरफेस है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, सबका डिस्टेंस जो है यहाँ से सेम है, इसके एक्सिस से सेम। लेकिन अगर आप स्फीयर से इसको क्लोज करते हैं तो आप समझ रहे हैं वैसा नहीं होता, तो फिर दिक्कत हो जाता है इंटीग्रेशन में, कैलकुलेशन में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग गॉसियन सरफेस को चूज करते हैं, तो ऑब्वियस है सबसे सुटेबल होगा कि इसको हम सिलेंड्रिकल शेप से ही क्लोज कर दें। तो इसको हम क्लोज कर दिए आउटसाइड में। आउटसाइड मतलब कि अब स्मॉल आर का जो वैल्यू है कैपिटल आर से इसके रेडियस से अब बड़ा हो गया, क्लियर है। चलिए हमारे पास जनरल रिलेशन है E डॉट डी ए फ्रॉम गॉसेज लॉ इक्वल्स टू नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकाल रहे हैं, थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस। ये जो क्लोज्ड सरफेस, जो गॉसियन सरफेस, जो डॉट से हम आपको इस तरह से दिखा रहे हैं, ठीक है यहाँ पर। तो इसमें 3 पार्ट एक्चुअल में होगा, 3 पार्ट, एक तो होगा कर्व्ड के थ्रू, एक होगा ऊपर वाले सरफेस से, एक नीचे वाले सरफेस से। देखिए इनफैक्ट ये यहाँ भी ये चीज़ होता, लेकिन बहुत अंतर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि फाइनली यहाँ पर क्या हो रहा था कि नेट इनक्लोज चार्ज ही 0 हो जा रहा था, तो आप जो भी करते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आ जाता, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। क्या हम कहना चाह रहे हैं, मतलब कि नेट फ्लक्स, देखिए यहाँ पर नेट फ्लक्स अगर निकालते हैं तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस पहले, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस E डॉट डी ए प्लस फ्लक्स, ये एक आपका कर्व्ड सरफेस हो गया। अब ये ऊपर वाला जो सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस समझिएगा, ये सरफेस का बात कर रहे हैं। मान लेते हैं ये सरफेस नंबर 1 है और ये नीचे वाला जो सरफेस है, समझ रहे हैं ना, ठीक है, ये नीचे वाला सरफेस को सरफेस नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब इस सरफेस से भी फ्लक्स का वैल्यू निकालना है, ऊपर वाले सरफेस से भी और कर्व्ड सरफेस से। कर्व्ड का लिख चुके हैं, सरफेस नंबर 1 से फिर E डॉट डी ए प्लस सरफेस नंबर 2 से E डॉट
डी ए इक्वल्स टू नेट इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। अब यहाँ पर ये साइन हम नहीं देंगे क्लोज वाला, क्योंकि क्लोज वाला साइन हम यूज करते हैं क्लोज्ड सरफेस को डिनोट करने के लिए। अब क्या है कि हम इसको ब्रेक कर चुके हैं अलग अलग, तो ऐसा नहीं कि ये साइन आप यहाँ भी दे दें तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, तो कर्व्ड सरफेस से हम लोग निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस से स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा कर्व्ड सरफेस पे हर जगह, अब आपका ये मान लीजिए आपका ये सिलिंड्रिकल वायर है, ये सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है। अब इससे आर डिस्टेंस पे आउटसाइड में हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसका जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस ये बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे है, सेम स्मॉलर डिस्टेंस पे, इसके एक्सिस से स्मॉलर डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। चलिए आप ऐसा किए, चलिए इन जनरल तो सब में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होता, करने का जरूरत नहीं है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे आप समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ई को बाहर निकाल दिए, ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कर्व्ड के केस में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कर्व्ड सरफेस पे हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसमें पे रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, किसी भी पॉइंट को आप कंसीडर कीजिएगा तो रेडियली आउटवर्ड, और उस पॉइंट पे एरिया वेक्टर का भी जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर। तो मतलब कि हमेशा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है कर्व्ड सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर हमेशा दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब कि cos जीरो, cos जीरो। तो चलिए इसको इस तरह से लिखते हैं, दिस बिकम्स ई डी ए कॉस जीरो प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये कर्व्ड के थ्रू लिख रहे हैं, कर्व्ड प्लस इस केस में ई डी ए। चलिए देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले वाले सरफेस से अब कर रहे हैं। पहले वाले सरफेस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये डायरेक्शन है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है, और एरिया वेक्टर का क्या डायरेक्शन है स्टूडेंट, एरिया वेक्टर जो है वो तो आउटवर्ड और परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन हो गया। मतलब कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ई डी ए कॉस 90 डिग्री पहले वाले सरफेस से। सिमिलरली आप समझ सकते हैं दूसरे वाले सरफेस से, ये नीचे वाला जो सरफेस है इस केस में भी ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? मतलब कि आप समझ सकते हैं यहाँ भी इस केस में भी ई डी ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री ये दूसरे वाले सरफेस से हम लोग निकाल रहे हैं, दूसरे वाले सरफेस से निकाल रहे हैं। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, भले हम यहाँ पर दिखा दिए हैं, आप यहाँ पर कंफ्यूजन है, सेम सिचुएशन होगा, ठीक है। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन, किसी भी सूरत में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो बीच का एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्लियर है? दिस बिकम्स नेट इनक्लोज्ड चार्ज, नेट इनक्लोज्ड चार्ज। अब ये जो गॉसियन सरफेस जो लिए हैं, गॉसियन सरफेस जो लिए हैं जिसके बीच में ये सेंटर पे यहाँ पर ये कंडक्टिंग वायर है, गॉसियन सरफेस ये जो लिए हैं इसके अंदर में टोटल कितना चार्ज है भाई, इसके अंदर में टोटल जितना वायर पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज है, तो वायर पे कितना चार्ज है इसको निकाल लेते हैं। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ था, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा इस कंडक्टिंग वायर का, ये जो वायर है कंडक्टिंग भी है नॉन कंडक्टिंग जो भी है, ये आप देख रहे हैं, इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सिग्मा इनटू एल लेंथ का लिए हैं, ये एल लेंथ का ले रहे हैं। चलिए ये एल लेंथ का इसके लिए दिखाए थे, मान लीजिए ये भी आप एल लेंथ का ले लेते हैं, एल लेंथ का, ये आउटसाइड के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड के लिए एल लेंथ का, तो इसका कितना एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एल, सॉरी 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई कैपिटल आर और एल लेंथ का कंसीडर किया है, तो एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर स्टूडेंट? ये समझ में आना चाहिए ना। यहाँ से अब देखिए ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 तो 1 हो गया आपका, ई बाहर निकल गया, ई कांस्टेंट है, यही ई का इनफैक्ट वैल्यू हम लोगों को निकालना है, डी ए नेट। अब ये जो कर्व्ड वाला जो एरिया है, कर्व्ड वाला जो एरिया है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो कर्व्ड वाला है आर रेडियस का माने हैं, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ये टर्म आपका cos 90 0, cos 90 0 मतलब ये टोटल टर्म 0 प्लस 0 इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर एल
डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ई जो निकल गया आपका 2 पाई एल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ई जो हो जाएगा सिग्मा आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। क्लियर स्टूडेंट? मतलब कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटना भी चाहिए। क्यों घटेगा? क्योंकि अब क्या है कि टोटल इनक्लोज्ड चार्ज, इस फॉर्मूला से समझिए, इनक्लोज्ड चार्ज अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं इसके अंदर में जो टोटल चार्ज है उसका तो वैल्यू कांस्टेंट है, कितना है? इतना है। ये नेट इनक्लोज्ड चार्ज तो इतना नहीं रहेगा, लेकिन आप डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता चला जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इसका अगर ग्राफ हम लोग देखना चाहें, ग्राफ अगर अभी पूछता है एग्जाम में नॉर्मली, ग्राफ देखना चाहें तो ये आपका मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका स्मॉल, कैसे रेडियस ये आर के साथ, आर डिस्टेंस के साथ वैरी कर रहा है। तो देखिए इनसाइड में जब अंदर में है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। मान लेते हैं ये पॉइंट है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब ये वाला जो रीजन है ये शो कर रहा है वायर के अंदर वाला रीजन, ये आउटसाइड वाला रीजन शो कर रहा है। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और अचानक क्या है कि आर डिस्टेंस पे इट हैज सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ के बाद अचानक यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर के साथ इस तरह से करना शुरू हो गया, और यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब आपका ये ग्राफ हो गया। क्लियर स्टूडेंट? चलिए एक के साथ हमारा लास्ट जो बच रहा है स्टूडेंट, अब अगर ये कंडक्टिंग वायर जो है ये इंसुलेटिंग और सॉलिड हो, इंसुलेटिंग हो मतलब चार्ज जहाँ पर वहीं पर है, चार्ज जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और सॉलिड हो, तो वो केस हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बाहर में आर के साथ इस तरह से वैरी किया। चलिए ठीक है, ये छोटा छोटा रिजल्ट है स्टूडेंट जिसको आपको याद रखना चाहिए कि हाँ भाई इनफाइनाइट नेट का कोई इस तरह का सिलेंड्रिकल वायर हो, अब अगर वो हॉलो है, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग है, या कंडक्टिंग सॉलिड भी है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर के साथ इस तरह से चेंज करेगा। क्लियर है? अब हम लोग एक लास्ट केस देखने जा रहे हैं। लास्ट केस देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड वायर, चलिए ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड वायर है, इनफाइनाइटली चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग मतलब इस तरह से इसका लेंथ है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक गया हुआ है। ठीक है, इसका इनसाइड और आउटसाइड दोनों थोड़ा अलग अलग देख लेते हैं, थोड़ा फिगर हॉच-पॉच हो जा रहा था एक साथ देने का। चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग पहला केस देखते हैं इनसाइड मतलब जब स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल आर से जब छोटा है, तो मान लेते हैं कि हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर अंदर में इस पॉइंट पे देखना चाहते हैं, तो अगेन क्या करेंगे, जो कि इसके एक्सिस से मान लीजिए आर डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्लोज करेंगे, लाइक दिस, क्लोज कर देंगे इस तरह से, क्लोज कर दिए। ध्यान दीजिएगा ये इंसुलेटिंग सॉलिड वायर है, मतलब कि इसमें चार्ज जो है स्टूडेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे थ्रू आउट द वायर, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा जितना भी एग्जांपल जो हम लोग ले रहे हैं वहां पर हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को मान रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज वायर के केस में ले रहे हैं, आप नेगेटिवली भी ले सकते हैं, बस डायरेक्शन का अंतर हो जाएगा। पॉजिटिव के केस में जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, नेगेटिव के केस में रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो चार्ज यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वायर,
तो अब हमको r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे, तो हम क्या किए, इसको सिमेट्रिसिटी के हिसाब से एक सिलेंड्रिकल शेप से हम इसको क्लोज कर दिए और इसी को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग इनसाइड अभी हम लोग देख रहे हैं, तो इनसाइड में यहाँ पर हमारे पास जनरल रिलेशन है गॉसेज लॉ से, E डॉट डी ए इक्वल्स टू नेट इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए तो अब E डॉट डी ए नेट फ्लक्स हमको निकालना है इस सरफेस से, ये जो गॉसियन सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस से निकालना है। तो इसका 3 पार्ट होगा, आप समझ रहे हैं, कर्व्ड पार्ट होगा, एक इसका ये ऊपर वाला पार्ट होगा, एक ये नीचे वाला, इसको अपर पार्ट कह देते हैं, लोअर कह देते हैं। तो कुछ इस तरह का, मान लिया ये कर्व्ड हो गया, तो कर्व्ड के लिए E डॉट डी ए लिखेंगे, फिर प्लस, फिर एक लोअर पार्ट के लिए लिख देंगे E डॉट डी ए, फिर प्लस E डॉट डी ए, फिर अपर पार्ट के लिए लिख देंगे, अपर पार्ट के लिए इक्वल्स टू नेट इनक्लोज्ड चार्ज। अब इसमें नेट इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा इसका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ऑब्वियसली यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगा क्योंकि चार्ज इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट, क्लियर है। तो इसका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं रो, आपको दिया हुआ है रो। तो रो जब दिया हुआ है स्टूडेंट, तो टोटल इनक्लोज्ड चार्ज हमको r रेडियस के इस सिलेंड्रिकल वायर में निकालना है। रो मतलब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट वॉल्यूम में जब इतना चार्ज है तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे रो में, टोटल मेरा इनक्लोज्ड चार्ज निकल जाएगा। इसका वॉल्यूम स्टूडेंट कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा देखिए पाई स्मॉल r का स्क्वायर इंटू एल। मान लेते हैं ये एल लेंथ का माने है, ये एल लेंथ का माने है, एल लेंथ का माने है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर एल टोटल वॉल्यूम हो गया, उसमें हमने रो से गुना किए जो कि यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है, तो टोटल मेरा इनक्लोज्ड चार्ज निकल गया क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आगे, जैसा कि जस्ट इसके पहले वाले केस में हम लोग स्टूडेंट किए थे, यहाँ भी क्या होगा, एरिया वेक्टर का पहले ऊपर वाला अपर जो पार्ट है और लोअर जो सर्कुलर जो पार्ट है, दोनों ही केस में एरिया वेक्टर ऊपर की ओर या इसमें नीचे की ओर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, मतलब ये दोनों आपका जीरो हो जाएगा, ये भी, ये दोनों टर्म आपका जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री सिमेट्रिसिटी के हिसाब से, जैसा पहले किए थे। फाइनली आपका ये कर्व पार्ट का सिर्फ बच जाएगा, कर्व पार्ट का, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कर्व पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर तो कांस्टेंट है, और इसके कर्व पार्ट पे सिमेट्रिसिटी के हिसाब से। चलिए, और सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हर कर्व पार्ट पे, क्लियर है, मतलब कि cos 0 हो जाएगा। एरिया, नेट एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया वही होगा ना, r रेडियस का है तो सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, जैसा पहले किए थे, इक्वल्स टू रो इनटू पाई स्मॉल r स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, पाई आर से आपका कैंसिल हो गया, 2 नीचे आ जाएगा, तो रो आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर सर। रो आर बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अंदर में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है अंदर में, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। ऑब्वियसली अगेन सेम रीजन आप समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, मतलब कि उसके अंदर का इनक्लोज्ड चार्ज का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। जब चार्ज का वैल्यू बढ़ते जाएगा तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता चला जाएगा, तो अंदर में R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। एक्सपेक्टेड था, ये होना भी चाहिए था। चलिए अब हम लोग देखते हैं आउटसाइड में। चलिए इसके लिए अलग फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपका वायर हो गया इनफाइनाइट लेंथ का, ये आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड वायर है इनफाइनाइट लेंथ का। चलिए ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का नॉन कंडक्टिंग सॉलिड वायर है, ये इसका आपका एक्सिस हो गया लाइक दिस। चलिए ठीक है, अब मान लेते हैं कि इससे r डिस्टेंस पे हम चाह रहे हैं कि भाई इससे r डिस्टेंस पे हम यहाँ पे, ये r डिस्टेंस पे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं। अगेन
कॉमन प्रोसेस क्या करेंगे, इस पॉइंट को क्लोज करेंगे और पॉइंट को क्लोज करेंगे, तो जाहिर सा बात है आप समझ सकते हैं यहाँ पर मेरे लिए बेस्ट रहेगा हमारे लिए कि इसको एक सिलेंड्रिकल शेप से ही क्लोज करें, सो डैट सिलेंड्रिकल शेप से ही क्लोज करेंगे तभी तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का इस सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, तभी तो ई को हम बाहर निकाल पाएंगे। हर जगह कर्व पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तभी तो यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। ऊपर और लोअर वाले प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, समझ रहे हैं। जबकि आप कोई दूसरा भी सरफेस यहाँ पर अगर लेते हैं तो फिर इतना ईजी नहीं होता। क्लियर है? चलिए, तो इसको हम क्लोज कर दिए, इसको हम क्लोज कर दिए इस पॉइंट को। चलिए मान लेते हैं हम एल लेंथ का ले लिए हैं, ठीक है, एल लेंथ का। समझ रहे हैं कि चार्ज थ्रू आउट इसके वॉल्यूम में स्प्रेड है, इसके वॉल्यूम में चार्ज जो है थ्रू आउट स्प्रेड है, पॉजिटिव चार्ज हम लोग मान लिए। क्लियर स्टूडेंट? चलिए तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ई डॉट डी इक्वल्स टू नेट इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी हम क्या निकालना है, क्लोज्ड सरफेस, मतलब ये जो गॉसियन सरफेस जो आपने लिया है, गॉसियन सरफेस इस वायर के चारों तरफ टोटल जो क्लोज किया है, अब इस टोटल क्लोज्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है, तो यहाँ पर ऑब्वियस है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक कर्व्ड पार्ट आएगा, एक अपर पार्ट आएगा, एक लोअर पार्ट आएगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट? ये आपका एक इस तरह का ये अपर पार्ट आ गया, ये इस तरह का एक लोअर पार्ट आ गया। क्लियर है? मान लेते हैं इस पार्ट को हम 1 कह देते हैं, इस पार्ट को 2 कह देते हैं, आप अपर लोअर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया कर्व्ड पार्ट हो गया, कर्व। क्लियर है? मतलब अब इस फ्लक्स का 3 पार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा कर्व्ड पार्ट से आप निकालिए फ्लक्स का वैल्यू ई डॉट डी, फिर प्लस एक ऊपर वाला जो पहला सरफेस है उससे आप फ्लक्स का वैल्यू निकालिए, फिर प्लस नीचे वाला जो सरफेस है उससे फ्लक्स का वैल्यू निकालिए, और तीनों फ्लक्स का जब वैल्यू ऐड कर दीजिएगा तो टोटल जो क्लोज्ड जो आपका गॉसियन सरफेस बना सिलेंड्रिकल शेप का, उससे मेरा फ्लक्स का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है? इक्वल्स टू नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट अब यहाँ पर अगेन नेट इनक्लोज्ड चार्ज आपको निकालना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए नेट इनक्लोज्ड चार्ज, अब ये इसका रेडियस था कैपिटल आर, इसका रेडियस था कैपिटल आर, तो कैपिटल आर रेडियस का ये सिलेंडर जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो हम लोगों को दिया हुआ है, लेंथ इसका कैपिटल ये स्मॉल एल है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम में रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। इसका वॉल्यूम स्टूडेंट कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एल, और रो से मल्टीप्लाई कर दिए तो नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर स्टूडेंट? चलिए यहाँ से आप समझ सकते हैं ई डॉट डी ए कर्व सरफेस के केस में आपका हो जाएगा ई डी ए कॉस 0। हर जगह कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे डायरेक्शन है तो उस पॉइंट पे एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन ऐसे है, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन है तो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन ऐसे ही है, सेम। ठीक है, तो सब जगह कॉस 0 हो जाएगा। ये इस केस में ध्यान दीजिएगा, इस केस में पहले वाले केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब cos 90 ई डी ए cos 90 प्लस इस केस में दूसरे वाले केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। क्लियर है? सो दिस इज ई डी ए cos 90 डिग्री इक्वल्स टू नेट इनक्लोज्ड चार्ज, ये हम लोग लिख चुके हैं, पाई आर स्क्वायर एल रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ यहाँ से आपका E कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लिए, E कांस्टेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। कर्व सरफेस पे सिमेट्रिसिटी के हिसाब से हर कर्व सरफेस के हर पॉइंट पर, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है, ये सेंटर में इस तरह से मौजूद है ये वायर, ठीक है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, जाहिर सी बात है। क्लियर है? सिमेट्रिसिटी के हिसाब से E बाहर निकाल दिए, cos 0 का वैल्यू 1 है, डीए का इंटीग्रेशन मतलब जितना भी कर्व सरफेस है सारे इसके छोटे एलिमेंट्री सरफेस को आपको ऐड कर देना है, उसका एरिया निकाल के, मतलब टोटल कर्व सरफेस का एरिया लिखना है। कर्व सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, आर रेडियस का है, एल लेंथ का है, 2 पाई आर। क्लियर है? मैथ प्लस ये आपका 0 हो गया, cos 90 0, ये भी आपका 0, दिस बिकम्स पाई आर स्क्वायर एल रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा
पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई और एल कैंसिल हो जाएगा, तो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू पाई रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए E जो आपका निकल गया स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा E का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ऊपर में आपका इधर आपका बच जाएगा आर स्क्वायर रो आर स्क्वायर, ऊपर में तो रो आर स्क्वायर पाई एल कर जाएगा, नीचे में आपका हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि 2 एप्सिलॉन नॉट आर पाई और एल आपका कर चुका है, क्लियर है ना। 2 एप्सिलॉन नॉट आर मतलब कि इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल गया, और यहाँ पर ये क्लियर है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, आर बढ़ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा था, अब यहाँ से आर बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, क्लियर है, ऑब्वियस है, समझ सकते हैं, रीजन वही होगा क्योंकि आप इसके बाहर अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, तो अंदर में चार्ज का जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट ही है ना, वो तो जितना इसमें चार्ज है उतना ही चार्ज है, दूरी बढ़ते जा रहा है जबकि डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, क्लियर है। मतलब कि अगर ग्राफ आप इसका ड्रॉ करना चाहें, इसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ इसका किस तरह से होगा स्टूडेंट, ये एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, ये स्मॉल आर मान लेते हैं, ये पॉइंट आपका डिनोट कर रहा है स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, मतलब ये इनसाइड रीजन को शो कर रहा है, ये आउटसाइड रीजन को शो कर रहा है, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और ये हो गया आर लेस देन कैपिटल आर, क्लियर है। आउटसाइड मतलब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। तो जब इनसाइड है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर के साथ बढ़ रहा है लीनियरली, मींस कुछ इस तरह का बढ़ रहा है, कहाँ तक बढ़ा, इसके सरफेस तक, लाइक दिस। और यहाँ के बाद जैसे ही हम बाहर की ओर बढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है घटना शुरू हो गया, लाइक दिस, कुछ इस तरह का दिस, क्लियर है। मतलब आपका ग्राफ हो गया ये जो आपका है, क्लियर है सर। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरी के साथ।